चलिए जी, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। फाइन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हाथ से लिखना पड़ेगा जी। सेक्शन 10(2)(a यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेक्शन 10(2)(a प्लीज हाथ से लिखिए ताकि ये आपको हर वक्त मेमोराइज रहे। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर्स। हमने कहा सर सर्विस सेक्टर को क्यों नाराज करते हो, सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को ले लिया, हम CA, CS, डॉक्टर्स, हमारे लिए भी तो कुछ लेकर आओ, एडवोकेट्स। तो वो कहते हैं कि जी आपके लिए भी हमारे पास स्कीम है, ठीक है। सो थोड़ी सी लेट लेकर आए बट ये लेकर आए। सो ऑप्शनल स्कीम है जी 10(2)(a प्रोवाइडेड दैट कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख को, पहले तो हमने बोला था हमको 1.5 करोड़ देते हो, ठीक है, और 75 लाख रुपए देते हो, और अब वो कहते हैं कि सिर्फ 50, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स का मार्जिन ज्यादा होता है, यस और नो। एक शॉपकीपर को कितना सामान रखना पड़ता है जी, तब जाके वो प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट भी क्या 10%, 20%, ठीक है। और एक सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ 10 और 20% का खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, और बाकी उसका सारा प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि 50 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट है, गेटिंग इट। कल आप CA बन जाते हैं और आप 50 लाख का अगर आपका पैकेज है या 50 लाख की आपकी CS की प्रैक्टिस है, मतलब पर मंथ आप 4 से 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, देन यू आर अ बिग CA और बिग CS, फाइन। सो 50 लाख से ज्यादा पिछले साल में आपकी टर्नओवर एक्सीड ना हुई हो, देन यू आर एलिजिबल टू पे द टैक्स अंडर द स्कीम, सॉरी। एंड आप 10(1) में नहीं जा सकते ऑब्वियसली, तभी तो 10(2)(a की शरण में आएंगे, ठीक है। मतलब इनका सिर्फ ये कहना है कि अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो प्लीज आप 10(1) में जाइए, रेस्टोरेंट वाले यहाँ पे नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तो क्यों आएंगे यहाँ पर, पहली बात वो आ नहीं सकते, ये है ही किसके लिए, सर्विस सप्लायर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ भी नहीं सकते, और आएंगे भी क्यों, वहां पे 1% दो ना आप यहाँ पे आके 6% क्यों देते हो। तो रेट भी इन्होंने कितना रखा 3 + 3 6, जो कि वहां पर कितना था 0.5 + 0.5, 2.5 + 2.5। सो दस जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि 10(1) के अंदर एलिजिबल है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते, चाहे वो उसके अंदर गए कि नहीं गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हु आर एलिजिबल टू पे द टैक्स इन द 10(1), अगर आप वहां पे एलिजिबल है तो आप वहीं जा सकते हैं, आप 10(2) के अंदर, 10(2)(a) के अंदर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कंडीशंस पढ़ लेते हैं जी, सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं कि जी उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख को एक्सीड नहीं होनी चाहिए। देन द रजिस्टर्ड पर्सन जो कि स्कीम में आना चाहते हैं 22-23 में, मतलब 21-22 में, उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर की आपको अभी हम डेफिनेशन बता देंगे। अब वो कहता है कि सर एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करते हैं बताइए जरा। तो वो कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर शेल इंक्लूड, एक तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, पिछले साल अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले का जो 20 लाख था, आपको समझते हैं यहाँ पे 40 लाख नहीं होगा, क्योंकि 40 लाख की जो लिमिट है दैट इज फॉर द गुड्स, ठीक है। एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 या 20 है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। सो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो 40 लाख नहीं है, 40 लाख इज ओनली फॉर द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स, ठीक है। सो इस केस में 10 होगी या 20 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में मैं 40 लाख भी बोल रहा था जब 1.5 करोड़ या 75 था। सब वो कहते हैं कि जी अगर आपने कोई 20 लाख की दी है और पिछली बार पहली बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, सो इन दैट केस भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो पिछले साल अगर 20 लाख के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और 40 लाख की और दे दी तो आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इंक्लूड करेंगे और ये इंक्लूड नहीं करेंगे। बट करंट ईयर की जब टर्नओवर आएगी 6% वाली, तो उसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं की जाती। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर में पहले भी ये फर्क था और अभी भी ये फर्क है, ठीक है। जब पहले एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की देखते थे तो एक को इंक्लूड करते थे और एक को नहीं करते, इंटरेस्ट को तो कभी भी इंक्लूड नहीं करते थे, फाइन। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जी आप ऐसे गुड्स और सर्विसेज के अंदर डील नहीं कर रहे जो कि जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। ऑब्वियसली जब टैक्स नहीं लगता आप कॉम्पोजिशन में भी क्यों आओगे। अब वो कहते हैं कि जी आप ऐसा आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं जो कि ना ही गुड्स हैं और ना ही सर्विसेज हैं, फिर आप यहां पे क्यों आओगे। और वो कहता है कि अगर आप इको के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं किसके थ्रू, इको के थ्रू, तो पहले गुड्स वालों को बाहर निकाला था हमने जैसे Amazon, और यहां पर अब आएगा लेट से अगर आपका होटल लिस्टेड है ऑन द GoIBO, ठीक है, तो आप यहां पर नहीं फॉल कर सकते जी, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या आप गुड्स दे रहे हैं इको के थ्रू। आर वी गेटिंग इट। यहां पे गुड्स लिखा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुड्स को करते हुए मैं सर्विसेज भी वो दे ही रहा था पहले भी, मतलब जब हमने कहा कि वो लिमिट है कि अगर आपको है कि सर्विस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बट द पॉइंट व्हिच द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक हियर इज ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर बट ही माइट बी डीलिंग इन द गुड्स एज वेल, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, लेट से एक टीचर है जो कोचिंग की सर्विसेज दे रहा है,
ठीक है, वो बीच में अपने नोट्स बेचने शुरू कर देता है, ठीक है। अब जहां पे वो नोट्स बेच रहे हैं ना, दैट इज द गुड्स, कि वो बुक्स बेचनी शुरू कर दीजिए उसमें, ठीक है, लाइक दैट। या फिर जैसे सीए है ना, वो अपने ऑफिस में डीएससीज बना हुआ के देना शुरू कर देते हैं। तो लेट अस से जो डीएससी है वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। इन दैट केस मैंने कहा सर मैं ऑडिट की सर्विसेज भी देता हूँ, मेरे से गुड्स लेने तो वो भी आप ले लो, ठीक है, सर लाइक दैट। फिर वो कहता है कि जी ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स, जो कि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। वो कौन से हैं जी? ये चाह जिनको हमने कॉम्पोजिशन में जाने से मना किया, नाम लेके बोला कि प्लीज आप कहीं 10 to A में घुसने की कोशिश मत करना, ये दिखा के कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप 10(1) में भी बैन हो, आप 10 to A में भी बैन हो। रिपीट है जी सारे, आइसक्रीम विद वेदर विद और नॉट कोकोआ, पान मसाला, एरिएटेड वाटर एंड ऑल गुड्स। आइए जी, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो कहता है कि जी आप मैन्युफैक्चर्ड ऑफ नोटिफाइड के अंदर नहीं हो सकते और आप सीटीपी या एनआरटीपी नहीं होने चाहिए। और वो कहता है कि जी आप आना तो सच्चे मन से आना। अगर आप मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, अब आप एक के लिए तो कॉम्पोजिशन लेना चाहता हूँ बट दूसरे के लिए कॉम्पोजिशन नहीं लेना चाहता, ऐसे नहीं होगा। अगर लेना है तो दोनों के लिए लो, नहीं तो फिर किसी के लिए भी ना लो। रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि अगर उसके पास दो मतलब जैसे पैन नंबर के अंदर दो उसके शॉप्स भी काम भी चल रहे हैं, तो वो एक की रजिस्ट्रेशन ले ले जिसमें उसने कॉम्पोजिशन करनी, बट वो सेकंड का रजिस्ट्रेशन ना ले। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है कि लुधियाना में आपके पास 2 जीएसटी नंबर हैं, एक लेटर से सराबा नगर ब्रांच है और एक मॉल रोड ब्रांच है। अब आप कहते हैं मॉल रोड के लिए कॉम्पोजिशन सर्विस दोनों में सेम है, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं कर सकते। रेट्स ऑफ टैक्स 3 + 3 = 6, लेकिन द वर्ड इज एग्रीगेट टर्नओवर। हमने कहा सर टैक्सेबल टर्नओवर कहता नहीं, टर्नओवर, ठीक है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स वाली कैटेगरी में चले गए ग्रॉस के ऊपर। लेकिन वो कहता है कि जी इसमें से कुछ आपने एक्सक्लूड करनी है, 2 चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले वाली टर्नओवर और इंटरेस्ट। जबकि अभी जब एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा रहा था तो वो कहता है रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले वाली टर्नओवर को इंक्लूड करेंगे बट इंटरेस्ट और डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे वो कहता है दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, शैल नॉट इंक्लूड द बोथ, नॉट टू टेक द बोथ। अगर करंट ईयर में पहली बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और रजिस्ट्रेशन करवाते ही आप कॉम्पोजिशन में चले गए 10 to A के अंदर, आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, समझ में आता है? एक बार दोबारा से एग्जाम्पलीफाई कर दूँ। लेट अस से आई एम अ सीए, फ्रेशर सीए, पहली बार मैं अपना सीओपी लेकर दफ्तर खोल के बैठा जी, और पहले साल मैंने 20 लाख को क्रॉस किया। 20 लाख को क्रॉस करके जब कॉम्पोजिशन में जाऊंगा तो 20 लाख के बाद वाली टर्नओवर पे ही 6% जमा करवाना पड़ेगा, पहले 20 लाख पे 6% जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो करंट ईयर की टर्नओवर का कैलकुलेट करते हुए 20 लाख या 10 लाख को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और हमने कहा कि सर हम करंट ईयर में 50 लाख को एक्सीड कर गए तो हमने कहा 50 लाख तक ले लो बेनिफिट, उसके बाद नॉर्मल टैक्स रेट लगने शुरू हो जाएंगे, ऑप्शन विल लैप्स। और हमने कहा सर 6% अपने क्लाइंट से ले लें, देखिए नहीं, ये आपके पॉकेट से जाएगा जी P&L के अंदर, ठीक है, उनसे कलेक्ट नहीं करना। अब अपनी फीस बढ़ा लो, ठीक है, आपने अगर 20,000 फीस की आप 25,000 कर लो, लेकिन आप कहें कि मैं कस्टमर से 6% चार्ज कर लूंगा, 20,000 + 6%, ऐसे नहीं।